एट अ फिक्स पॉइंट तो थी, बट अब आपके पास जो है वो फोर्सेज एट अ फिक्स पॉइंट होंगी यूजिंग योर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप हैंग करना चाहते हो। तो इसको हैंग करने के लिए आपने दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स यूज की हैं। एक ये स्ट्रिंग यूज की है और एक ये स्ट्रिंग यूज की है। ठीक है, एंड दीज टू स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड टू द रूफ एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करके अटैच है, ये हो गया। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स होती है। ठीक है, एक रेजिस्टिव फोर्स होती है। वो रेजिस्टिव फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि जो वो इस ऑब्जेक्ट का वेट है जो नीचे पुल कर रहा है खुद को, ये रेजिस्टिव फोर्स उस वेट को काउंटर करने के लिए एग्जिस्ट करती है, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह नीचे ट्रेवल ना कर सके, जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो उसको होल्ड अप कर सके। तो इस रेजिस्टिव फोर्स को वी नेम एज टेंशन। ठीक है, T1 एंड T2। ठीक है, इन सच सिचुएशंस आपकी दोनों टेंशन की वैल्यूज हमेशा डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है वो डिफरेंट यूज हुई है। ठीक है, तो आपकी अगर स्ट्रिंग डिफरेंट है वो अलग बात है कि अगर आपका एंगल सेम होगा तो आपकी ऑब्वियसली टेंशन सेम आ जाएगी। बट अगर उसकी बात ना करें तो एज लॉन्ग एज आपकी स्ट्रिंग्स डिफरेंट है तो आपकी टेंशन की वैल्यूज भी डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, अब टेंशन जो है ये होती है रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज टेंशन, ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन। ठीक है, अब इस केस में आपका मोशन जो है वो ये होता कि डब्ल्यू आपका नीचे की तरफ मूव करने लग जाता, बट टेंशन ने उसको रेजिस्ट करने के लिए अपवर्ड मोशन अप्लाई कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सपोर्टेड बाय फ्यू रॉड्स, लेट्स से। ठीक है, ये जो रेड कलर के हैं ये दोनों रॉड्स हैं। ठीक है, इस केस में आपकी टेंशन की डायरेक्शन कैसे होती? इस केस में आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यस। तो अगर आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो आपकी टेंशन किस तरफ एक्ट करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाली सिचुएशन को ये ज्यूम नहीं कर लेना कि ये दीवार के साथ ही हैंगिंग है बट अपसाइड डाउन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सपोर्ट किया हुआ है बाय दीज रेड कलर के रॉड्स, और उन रॉड में जो टेंशन है वो ऑपोजिट टू द मोशन होगी। तो डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। पहले वाली सिचुएशन में डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा था तो टेंशन आपकी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी। तो मैंने इसी सिचुएशन से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन भी निकाला हुआ था। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो इसमें वो कह रहा है कि आपके पास डायग्राम है, शोज अ ब्लॉक ऑफ डी 100 मासेस का है। एडी और बीडी के अंदर जो है वो उसने कहा है कि वो स्ट्रट्स हैं। स्ट्रट्स मतलब अभी रॉड्स ही समझ लेते हैं हम कि रॉड्स हैं एडी और बीडी, ईच अटैच्ड टू एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन द हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हो द ब्लॉक इज आल्सो हेल्ड इन प्लेस बाय वर्टिकल रॉक ऑफ सी डी। ठीक है, उसकी फोर्स उसने ऊपर की तरफ लगाई हुई है। तो सी जो है वो सीलिंग पे है, ए और बी जो है वो आपके फ्लोर पर है। टेंशन इन द रोप ऑफ सी डी इज आल्सो गिवन एज 500, और ब्लॉक जो है वो कह रहा है कि आपका इक्विलिब्रियम पे है। अगर आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो दैट वुड मीन कि आपकी फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड और अप इज इक्वल्स टू डाउन, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपकी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि इसी चीज को आप यूज करें और मैग्नीट्यूड जो है वो आप फिगर आउट कर लेंगे एडी और बीडी में क्या होगी। तो इस केस में सबसे मेन और आपका इंपॉर्टेंट टास्क ही आपके पास अपनी टेंशन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, विच इज गोइंग टू बी इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने कल भी पढ़ा था कि सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि आप अपना ट्राइंगल कंप्लीट कर लें। तो पॉइंट बी से ट्राइंगल कंप्लीट करें तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा और आपको अपवर्ड जाना पड़ेगा। दीज विल बी द टू कंपोनेंट्स फॉर T1 एंड
या T1 के वाई कंपोनेंट भी। देन आपको जो ए कंपोनेंट है उससे आपको आगे जाना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा, तो दीज टू रेड वंस आर द कंपोनेंट्स ऑफ T2। तो T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास एडजेसेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑपोजिट ऑपोजिट cos थीटा के साथ होता है, ऑपोजिट कंपोनेंट आपका साइन थीटा के साथ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी फोर्सेस हैं उनको राइट डाउन कर लें। आपके पास एक फोर्स है T1 के नाम से, ठीक है। एक फोर्स है आपके पास T2 के नाम से, एक फोर्स है आपके पास 500 के नाम से, और एक फोर्स आपके पास वेट के नाम से भी है, जो अभी तक हमने फिगर आउट नहीं की, बट करेंगे तो उससे भी हमें एक नंबर मिल जाएगा। तो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पहले वाले कॉलम में हम एक्स वैल्यूज लिखेंगे, आपके अगले वाले कॉलम में हम वाई वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है। अगर आप एक्स वैल्यू देखो तो T1 की एक्स वैल्यू क्या बनेगी? T1 cos 45 एंड इट इज एक्ट बैकवर्ड्स, तो एरो लगा दी बैकवर्ड्स ताकि आपको बार बार शेप में ढूंढना ना पड़े। और T1 का जो कंपोनेंट है वो और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। सिमिलरली T2 का जो कंपोनेंट है, फॉरवर्ड कंपोनेंट उसका है हॉरिजॉन्टल वाला, तो T2 cos 45 और एरो जो है वो फॉरवर्ड का लगा दे। अपवर्ड कंपोनेंट उसका भी सेम ही है, ऊपर की तरफ T2 sin 45 और अपवर्ड की तरफ एरो लगा दे। 500 न्यूटन जो है वो ऑलरेडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन है, उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 500 ही कंसिडर होगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल, क्योंकि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का कोई कंपोनेंट्स नहीं निकलते। और सिमिलरली आपके पास जो 100 kg है, इसको आप वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे? वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं W इज इक्वल टू mg, और M1 में G की वैल्यू हमेशा 10 कंसिडर करते हैं, 9.81 कंसिडर नहीं करते। ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वेट की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? 100 × 10 विच इज 1000 न्यूटन। और आपका वेट हमेशा कहाँ पर एक्ट करता है? नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन फर्जीन और लाइवर। तो वेट का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 1000 न्यूटन हो जाएगा, और वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब जो आपने सारे टेबल कंप्लीट कर लिया, फोर्सेस अपनी सारी बना ली, अब इक्वेशन बनाने के बाद मिसिंग वैल्यूज फिगर आउट कर लें, तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखें तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है T1 cos 45 which will be equal to T2 cos 45, और वो कह रहा है कि जी cos 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सिंप्लीफाई होगी। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए y की इक्वेशंस बना लें। अब y की इक्वेशन कैसे बनेगी? आपकी अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, आपकी डाउनवर्ड फोर्सेस तरफ एक ही है विच इज 1000, और आपकी अपवर्ड फोर्सेस जो है वो तीन है विच इज 500, प्लस T1 sin 45 प्लस T2 ठीक है। अगर आप पेन की सब्स्टिट्यूट करें, देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो T1 और T2 की वैल्यू सेम है, तो जब आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये 1000 इज इक्वल टू 500 प्लस T1 sin 45 इक्वल्स प्लस T1 sin 45, दोनों T1 बन जाएंगे। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये 500 बन गया। इन दोनों को ऐड कर लें, ये 2T1 sin 45 बन गया। कैलकुलेटर जल्दी से यूज कर लें, तो T1 की वैल्यू क्या बनेगी? 500 डिवाइडेड बाय 2 sin 45। ठीक है। जिसके बाद वो मुझे आंसर लाइबा के कैलकुलेटर आंसर 350 या 354 न्यूटन। ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर है।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें देखो वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो पैरेलल टू द ए बी जो है वो एक और फोर्स उन्होंने अप्लाई की है। द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज एफ न्यूटन्स। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ न्यूटन्स। ठीक है, ये बैकवर्ड भी हो सकती है, बट क्वेश्चन लेके क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन में जो आपकी ए डी की फोर्स है वो जीरो हो गई है। ठीक है, विच मीन्स द टेंशन इन ए डी जो है ये आपकी जीरो हो गई है। ठीक है, तो दैट वुड मीन कि आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, अदरवाइज बैलेंस आउट कभी भी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अब वो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपने एफ जो है उसकी मैग्नीट्यूड फिगर आउट करनी है। ठीक है, आपकी सारा ऊपर वाला टेबल जो है वो एज इट इज नीचे कॉपी होके आ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम फ्यू चेंजेस। जो चीजें वैल्यू जीरो हो गई हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, जो वैल्यू चेंज हो गई हैं उनको भी हम चेंज कर देंगे, बट ओवरऑल जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। तो इसमें हमारे पास एक तो टी वन जो है टी वन जीरो किया है, टी टू जीरो किया है, टी टू जीरो किया है। तो टी टू का जो पूरा लाइन है कंपोनेंट का वो हमारे पास बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी फोर्स खत्म हो गई। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स थी एफ न्यूटन, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में थी। हमने ये टी वन, अच्छा वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए क्योंकि टी वन को बैलेंस आउट करना है तो पहले ठीक बनाएंगे। सही है, तो ये आपकी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी एफ, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो है। फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि अगर वो बैकवर्ड होगी तो टी वन का कंपोनेंट भी बैकवर्ड है, एफ का कंपोनेंट भी बैकवर्ड है, तो वो बैलेंस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की इक्वेशन कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन आपके पास बनती है एफ इज इक्वल्स टू टी वन कॉस 45। ये आपके पास एफ की इक्वेशन बन गई विच इज द वर्टिकल फोर्सेस। अब आपके विच इज द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स की क्या इक्वेशन बनेगी? 1000 आपके पास है, 500 आपके पास अपवर्ड है, टी वन साइन 45 भी आपके पास अपवर्ड है। यहां से टी वन को सब्जेक्ट बना ले, विच विल बी 1000 माइनस 500, वो 500 हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन 45, which will turn out to be 707.1 न्यूटन्स। ये टी वन की वैल्यू हो गई, एफ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो 707.1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45। तो ये आंसर आपके पास बन जाएगा 500। तो दैट वुड मीन कि अगर आप यही वाली सिचुएशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस पूरी सिचुएशन में दी एफ फोर्स हैज टू बी 500 न्यूटन्स, अदरवाइज आपकी बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अह, सही है। अगला क्वेश्चन एक दफा देख लें आप, इसकी सिर्फ फोर्सेस ब्रेक कर लें, बाकी कोई और चीज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो कंपोनेंट ब्रेक करके देख लें, अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे बता दें। सिर्फ जो आपके पास गिवन डायग्राम है उसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लें, उसमें अगर आपको कोई इश्यू आए तो काइंडली मुझे बता दें। लाइबा बेटा कैसी हैं आप? इतने दिनों से आप कहाँ पर गायब थी बेटा? सर मेरे टेस्ट हो रहे थे। कैसे हुए? अच्छे हुए हैं सर। चलो मार। आप कंपोनेंट्स बना लें, उसके बाद मैं भी कंपोनेंट्स आपको बना के दे दूंगा, तो फिर आप दोनों कंपोनेंट्स को जो है वो कंपेयर कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कंपोनेंट्स है वो ठीक थे कि नहीं थे। तो टेबल जो है वो बनाना मत भूलिएगा ताकि डायरेक्शंस का आपको आइडिया रहे, और आप कंपोनेंट्स बनाने के लिए द मोस्ट इफेक्टिव वे इज कि आप हमेशा ट्रायंगल पूरा कर लें। फॉर एग्जांपल आपने इस एफ न्यूटन के लिए ट्रायंगल पूरा करना है,
उसके बाद आपने इस 40 न्यूटन के लिए ट्राइंगल पूरा करना है। दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे, और उनकी कॉस वैल्यू होगी या साइन वैल्यू होगी। तो अगर आप इसको देखो तो एफ के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक एफ कॉस थीटा विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। एफ साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट में है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपका जो 10 न्यूटन है उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो होगा। आपकी जो 40 न्यूटन है उसके भी दो कंपोनेंट्स बनते हैं। 40 कॉस 60 के साथ एक आपका कंपोनेंट बन रहा है विच इज बैकवर्ड्स, और आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है विच इज 60 विच इज अपवर्ड्स। और अगेन 50 न्यूटन जो है वो आपकी डाउनवर्ड फोर्स है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में। दैट विल बी इट। और अगर किसी को ये याद नहीं है कि आप कॉस और साइन कैसे डिसाइड करते हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका जो एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, जो आपका ऑपोजिट कंपोनेंट होता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये आपके कंपोनेंट्स बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में है। सिंस वो इक्विलिब्रियम में है तो दैट वुड मीन कि आप अप इज इक्वल टू डाउन एंड फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड जो है वो यूज कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू मेक टू डिफरेंट इक्वेशंस। उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आपके पास वैल्यूज निकल आएंगी। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि एफ की वैल्यू हम आपको बता देते हैं, आपने अब रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है। इस पर्टिकुलर पार्ट में आप फिजिकल टू डाउन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल टू डाउन नहीं यूज कर सकते तो आपको आर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है विच इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके। ठीक है, और सिमिलरली आपको आर वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है विच इज अप माइनस डाउन करके। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू किसी भी केस में नेगेटिव आ जाए विच मीन जो आपने कंसिडर की थी डायरेक्शन वो ठीक नहीं है, डायरेक्शन उल्टी कर दें, उससे एसेट आपकी वैल्यू की मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आपके इस पूरे पार्ट में पिछले वाले सारे कंपोनेंट्स एज इट इज रहेंगे। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आपके पास इस दफा एफ की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है, जो आपने पिछले पार्ट में खुद से फाइंड की। ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसमें अगर आप देखें तो वो आपसे दोबारा वही करवाना चाह रहा है कि आपने बहुत सारी चीजें करनी है, बट अगर आपको ये देख कुछ याद आ रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ वैसा ही है कि आपके पास दो इक्वेशन बनेगी। आप एक इक्वेशन से साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे, एक इक्वेशन से कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे, और इस आइडेंटिटी में साइन थीटा और कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन उसने शो दैट करने को कही हुई है वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये भी वही सारी चीजें हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि पी की वैल्यू 6 हम आपको बता देते हैं, हमने इसको वेरीफाई करना है। सारी सेम चीजें बार बार जो है वो आपको करनी है, इसको कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, इसमें देख लें तो आपका जो बी है, क्वेश्चन पढ़ लें वगैरह। लाइट स्ट्रिंग ए बी इज फिक्स्ड एट पॉइंट ए एंड हैज अ पार्टिकल ऑफ वेट 80 attached at B. The horizontal force of the magnitude P is applied at B such that the string makes an angle of theta to the vertical। आपको P की वैल्यू दी हुई है which is 32, और वो आपको कह रहे हैं कि आपने टेंशन फिगर आउट करनी है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, तो विच मीन्स आपकी टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ होगी। दोबारा वही काम करें कि अपने कंपोनेंट्स जो है वो दो बना लें। ठीक है, तो आप पॉइंट बी से स्टार्ट करोगे। पॉइंट बी से स्टार्ट करने के लिए एक दफा आप बैकवर्ड जाओगे और एक दफा आप अपवर्ड जाओगे। तो अगर आप इस केस में देखिए तो आपके यूजुअल कंपोनेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस दफा ऑपोजिट बन रहा है। तो दैट वुड मीन ये कंपोनेंट जो है वो आपका टी साइन थीटा होगा, और आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एडजेसेंट बन रहा है तो वो टी कॉस थीटा होगा। तो अब आप इस केस में वो कहने के इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस आप इज इक्वल टू डाउन एंड फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो आप अगर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड यूज करना चाहें तो फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। तो उसमें फॉरवर्ड फोर्स 32 न्यूटन है और बैकवर्ड फोर्स आपके पास टी साइन थीटा है। इसमें आपको ना तो टी की वैल्यू पता है ना तो साइन थीटा की वैल्यू पता है। अप इज इक्वल टू डाउन यूज करेंगे तो अप के केस में आपके पास वैल्यू बनती है टी कॉस थीटा की, और डाउन के केस में आपके पास वैल्यू बनती है 80 न्यूटन की। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। दोनों इक्वेशन में टी टी अवेलेबल है, टी को सब्जेक्ट बनाएं, एक दूसरे के इक्वल पुट कर दें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। मैं यहाँ से टी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, दैट विल बी 80 ओवर कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 80 ओवर कॉस थीटा।
साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा हो जाते हैं। 80 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कोई कैलकुलेटर से मुझे बता दे कि थीटा का क्या आंसर बन रहा है। टैन इनवर्स ऑफ 32/8। आई थिंक टैन इनवर्स ऑफ 0.4 ही बनेगा। 21.8 डिग्रीज जो है वो आपका थीटा की वैल्यू बन रही है। अब आपने टी की वैल्यू भी निकालनी थी, तो इस इक्वेशन को कंसिडर कर लें प्लीज। पेपर में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 21.8 मत यूज करिएगा, बिकॉज दैट इज अ राउंडेड ऑफ वैल्यू। आप लिखने में जो मर्जी कर लें, लेकिन कैलकुलेटर की वैल्यू को अगर आप डायरेक्ट यूज कर सके तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो कैलकुलेटर की फ्रैक्शन जब आप बनाएंगे तो 80 डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस के आगे आप 21.8 ना लिख के आंसर लिख दें, तो आपका काम ज्यादा बेहतर हो जाएगा और आपकी वैल्यू बनती है 86.2 न्यूटन, विच इज द राउंडेड ऑफ वैल्यू एज वेल। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो टेंशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम ही है। अब इस दफा वो कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 120 न्यूटन। वो टेंशन उन्होंने आपको खुद से बता दी है। एंड द पार्टिकल अटैच्ड एट बी स्टिल हैज एज अ वेट ऑफ 80 न्यूटन्स। तो उसके पास वेट अभी भी 80 न्यूटन्स ही है। अब वो कह रहे हैं कि आपने पी और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सारी चीजें जो आपकी पीछे वाली हैं वो एग्जैक्टली सेम रहेंगी। द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी कि पहले आपने टेंशन की वैल्यू निकालनी थी, इस दफा आपने पी की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी पहले वाली इक्वेशन क्या थी? 32 इज इक्वल टू टी साइन थीटा थी, विच इज पी इज इक्वल टू टी साइन थीटा। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 80। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 80। अब अगर आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें आप, तो टी की वैल्यू गिवन है विच इज 120। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 120 कर लें। और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस इनवर्स करें 8/12 का। कॉस इनवर्स 8/12 आई थिंक कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 होता है। तो वो आप कर लें तो आपके पास आंसर बन रहा है 48.2 डिग्रीज। अगेन ये राउंडेड ऑफ आंसर है। आपने अगर जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है उसके लिए राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज नहीं करनी, ट्राई करें कि आप ओरिजिनल वैल्यू यूज करें। टी की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज 120। थीटा की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन एज 48.2। आपने कैलकुलेटर में आंसर लिख देना है, तो हम इसको लिखते हैं। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय साइन आंसर, इसकी वैल्यू बनेगी 89.44 न्यूटन और 89.4। ठीक है। ये आपके पास पी की वैल्यू भी आ जाएगी। सरप्राइजिंगली बड़ा ही छोटा और इजी क्वेश्चन था, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। तो आपकी पी की वैल्यू भी आ गई और आपकी थीटा की वैल्यू भी आ गई, विच इज वेरी इजी। ठीक है। अगर इसमें कुछ हो चेंज हो तो प्लीज एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अभी रिसेंटली डाला था, बट आई थिंक एक हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इसका। तो इसलिए हमें इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इसको भी करना भी चाहते हैं तो दोबारा वही वाला सारा सिचुएशन है कि आप टी के अपने दोनों कंपोनेंट्स बना लें ट्राइंगल पूरा करके। तो आप अगर देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आपका बनता है T1 कॉस थीटा, और वो बनेगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। आपका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा टी वन पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ मैं, आदत होगी शायद मुझे बार बार। तो वो टी ही है, टी वन तो नहीं है। तो टी साइन थीटा जो है वो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली 120 के लिए भी आप अपने एंगल्स ड्रॉ कर लें, एक ऊपर की तरफ है और एक बैकवर्ड है। तो आपका जो बैकवर्ड एंगल है वो 120 कॉस 45 हो जाएगा, और जो आपका वर्टिकल है वो 120 साइन 45 हो जाएगा। एंड एज पर द क्वेश्चन वेट जो है वो भी आपको गिवन है, 15 kg गिवन है। तो जब आप इसको वेट में कन्वर्ट करोगे तो वो 150 न्यूटन हो जाएगा। अब बाकी सारी स्टोरी जो है वो आपकी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दैट वुड मीन कि आप इस क्वेश्चन में भी अप इज इक्वल टू डाउन एंड फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मुफ्त के 6 नंबर ही है, मुझे लग रहा है सिर्फ अलजेब्रा ही है इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं है। तो आपने इसमें दोबारा यही सारी चीजें करनी है। आप किसी को डाउन लगा लेना है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड लगा लेना है। दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज द वन दैट आई रियली वांटेड टू डिस्कस, तो इसको देखते हैं। ठीक है। इस केस में अगर आप देखो तो आपका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, विच विल टर्न आउट टू बी 15 न्यूटन। इसमें जो एक्स फोर्स है वो आपको राइट साइड पे पुल कर रही है, दैट मीन्स आपकी टेंशन किस साइड पे होगी? आपकी टेंशन जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। दोबारा दोनों कंपोनेंट्स को ब्रेक करें, ऊपर जाएंगे, T1 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, और T2 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। जो T2 का ये वाला कंपोनेंट है, ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो ये बनेगा T2 cos 60। ठीक है। ये वाला कंपोनेंट भी आपका एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो ये बनेगा T1 cos 60। ठीक है। जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये वाला T2 sin 60 एंड T1 sin 60। ये दोनों साइन के केस में होंगे, क्यों? क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट है। ठीक है। बाकी सारी जो स्टोरी है वो आपकी वैसी ही होगी, कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो दैट वुड मीन अप इज इक्वल टू डाउन, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। तो अप इज इक्वल टू डाउन लगा देते हैं। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी है, कितनी देर पड़ी हुई है? T2 cos 60 ऊपर की तरफ है, और डाउनवर्ड फोर्स में T1 cos 60 है, और आपके पास 50 न्यूटन है, वो भी आपके पास डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है। और अपवर्ड के केस में आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस है? अपवर्ड के केस में आपके पास एक T2 है, T2 cos, नहीं, अब इज इक्वल टू डाउन नहीं लगाइए, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड लगाना सर। फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड में आपके पास एक ही फोर्स है विच इज एक्स, और बैकवर्ड में आपके पास दो फोर्सेज हैं विच इज T1 cos 60 एंड T2 cos 60। ठीक है। तो यही दो फोर्सेज हैं जो आपकी बैकवर्ड में है, और वो फोर्सेज है जो आपकी फॉरवर्ड में है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 100 है। तो अब आप देख लें, एक इक्वेशन से एक को सब्जेक्ट बना लें और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लें, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। मैं आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन जो है वो जल्दी करने की कोशिश कर देता हूँ। अ, ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। T2 cos 60 माइनस T1 cos 60। ठीक है। इक्वल्स टू 50। और दूसरी वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। T2, मैंने कॉस कॉस क्यों लिख दिए? ये तो ये साइन साइन होने से, तो सारी सो रहे हैं मेरे ख्याल यहाँ पे, रोजा लग गया जाता है ना। तो ये वाले कंपोनेंट्स को जब आप इसको सेट करोगे तो ये बनेगा T2 sin 60 प्लस T1 sin 60 इक्वल्स टू 100। ठीक है। अब मैं इस पूरी साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालने लगा हूँ। ठीक है। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, तो मैं इनको एज इट इज डायरेक्टली ही कैलकुलेटर में डाल देता हूँ। अभी टाइम नहीं है इतना कि हम भी सॉल्व करते फिर। तो इसमें पहली वैल्यू है cos 60, दूसरी वैल्यू है -cos 60, अगली वैल्यू है 50, उसके बाद पहली वैल्यू है sin 60, उसके बाद दूसरी वैल्यू है sin 60, और लास्ट वैल्यू है 100। एक वैल्यू हमारे पास T2 की आई है 107.74 न्यूटन। ठीक है। और T1 की हमारे पास वैल्यू आई है 7.735।
न्यूटन्स। ठीक है। इंतहाई गड़बड़ वाली आंसर्स नहीं होते, वो लग रहे हैं दोनों। एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, बट कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ इक्वेशन ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो T1 के लिए हमने T1 साइन 60, ठीक है, बिल्कुल सही लिया था। आप फिजिकल से डाउन करते हैं तो अपवर्ड के केस में आपके पास एक ही फोर्स है। T2 cos 60, डाउनवर्ड के केस में आपके पास दो फोर्सेज हैं, T1 cos 60 और 50 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। आपके पास फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में आपके पास एक ही फोर्स है विच इज 100 न्यूटन, बैकवर्ड में आपके पास दो फोर्सेज है विच इज T1 sin 60 एंड T2 sin 60। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं लग रहा। उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, T2 cos 60 माइनस T1 cos 60 इज इक्वल टू 50, T2 sin 60 प्लस T1 sin 60 इज इक्वल टू 100। तो इसमें मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई मसला है, बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि इसमें कोई मसला है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा बाद में। अच्छा, अब बी पार्ट कह रहा है कि आपने, अब एक्स जो है ना वो नहीं है, ठीक है, इस दफा वो कह रहा है कि एक्स जो है वो आपको नहीं गिवन। आपके सिनेरियो जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा पहले था, कि आपकी जो एक्स है दैट मस्ट बी, सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। बट अब आपने ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है विच मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अब लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो आप कैसे एस्टेब्लिश करते हो, कि आप कहते हो कि आपके पास जो दो गिवन टेंशंस हैं उनमें से कोई एक टेंशन जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है। आप क्या कहते हो कि इधर T1 और T2 मस्ट बी जीरो। ठीक है। बट ऑब्वियसली पेपर के अंदर ये नहीं करना आपने कि या आप लिख दो कि यार या तो T1 को जीरो कर लेते हैं या T2 को जीरो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों में से कोई एक जीरो होती है। हाउ डू यू फिगर दिस आउट? क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता लगेगा, इक्वेशंस को देखने के बाद पता लगेगा कि किस वाली कोर्स को अगर आप जीरो कर दें तो उसका अफेक्ट जो है वो बिल्कुल ही आपके पूरी सिचुएशन में मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन इस केस में यही है कि या तो आप T1 को जीरो करें या आप T2 को जीरो करें। मैं आपको दोनों ही जीरो करके दिखा देता हूँ वन बाय वन, कि अगर आप एक को जीरो करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है और अगर आप दूसरी को जीरो करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। 5 मिनट का काम है, जल्दी से हो जाएगा। पेपर में भी अगर आपको समझ ना लगे तो आप दोनों को जीरो करके देख सकते हो, बट ऑब्वियसली इस सिचुएशन के बाद आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको किस बेसिस पे करना है। तो सिंस हमें अभी श्योर नहीं है कि आपको श्योर नहीं है कि T1 को जीरो करना है या T2 को जीरो करना है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम T1 को जीरो करके चलते हैं और दूसरी दफा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जिसमें T2 को जीरो करके चलेंगे। ठीक है। जब आप T1 को जीरो करोगे दैट वुड मीन कि आपके पास पहली इक्वेशन में T2 cos 60 इज इक्वल टू 50 न्यूटन रह जाएगा, और आपके पास दूसरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू T2 sin 60 डिग्री रह जाएगा। ठीक है। आपके पास सिर्फ ये चीजें रह जाएंगी। और सिमिलरली जब आप T2 को जीरो करोगे तो आपके पास जीरो इज इक्वल टू T1 cos 60 रह जाएगा प्लस 50, और आपके पास दूसरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू T1 sin 60 रह जाएगा। ठीक है। अगर आप इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इस वाली इक्वेशन को, तो यहां से T2 की वैल्यू बनती है 50/cos 60 विच इज इन एक्चुअल 100 पूरी बनती है, कैलकुलेटर में डाल के बेशक चेक कर लें। तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 विच विल टर्न आउट टू बी, आई थिंक 86 पॉइंट समथिंग बनेगी। 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 विच विल टर्न आउट टू बी 100 मल्टीप्लाई, रेडियंस में कर दिया भाई, डिग्रीज में करना था। किसी के पास है जरा जल्दी से कर दे, मेरा कैलकुलेटर रेडियन में चला गया। ये बन रही है 86.6। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरे से निकालते हैं तो T1 cos 60 प्लस 50, तो T1 की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, -50/cos 60। ठीक है। तो यहां से T1 की वैल्यू निकलेगी 50 डिवाइडेड बाय cos 60 विच इज अगेन 100।
तो एक्स की वैल्यू यहां से दोबारा 86.6 लिख लेगी। तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर एक्स में से किसी को भी जीरो कर दें तो उससे आप कौन यूज कर रही थी, आप कौन यूज कर रही थी? जी लाइबा, लाइबा बेटा, ये जो आपके सामने हुआ है इस केस में आप आपने T1 को जीरो किया और T2 को जो है वो एग्जैक्टली सेम आया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि आप T1 और T2 में से किसी को भी जीरो कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, या हमने कोई और गलती की और हमें कुछ और करना चाहिए था यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक? जल्दी से। लाइबा है? हाँ लाइबा है। प्रवीण बेटा आपको भी क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं बेटा। यहाँ पर इसके कहने में सिर्फ उन्होंने नहीं बताया। क्या कहते हैं? तो हमारा क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्या? साइंस डिफरेंट होने का सिर्फ ये मतलब है कि एक्स राइट साइड पे नहीं लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या फर्क पड़ना चाहिए था जो हमने नहीं कंसिडर किया? हमने जो चीज यहाँ पर चेंज करनी थी वो ये थी कि T1 और T2 की हमने एग्जिस्टिंग वैल्यूज यूज करनी थी, ना कि हमने न्यू कॉन्स्पिरेटेड वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है? तो T1 और T2 की जो पहले एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी आपको वही यूज करनी है, आपको न्यू वैल्यूज नहीं बनानी। ठीक है? तो आप उन दोनों वैल्यूज में से यूज करोगे, तो T2 की अगर आप ओरिजिनल वैल्यू यूज करें तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, हेंस ये आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा। और T1 भी डिफरेंट हो जाएगी, तो हेंस आपके पास ये वाली वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। द ओनली डिफरेंस वुड बी द साइन। अभी के लिए बस करते हैं बच्चे, आगे कल यहीं से आगे शुरू करेंगे और इसको और फर्दर डिटेल में देखेंगे इस तरह के